हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल के ऊपर। और आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो हम लोगों ने एडिशनल जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया था सीबीएसई की तरफ से, उसका पूरा सोल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसको मैंने 2 पार्ट्स में आप लोगों को कराया है, जिससे आप लोग इजीली उनको कर पाए। राइट, तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर। ये कंप्लीट आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए है कि यार आप लोगों को पता लग जाए कि आप अभी कहां पे हो और कैसे आप लोगों को आगे की प्रिपरेशन करनी है। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हो। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग कर देते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोड है आप लोगों के लिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आप लोग आज क्या कर रहे हो ना, इसी चीज पे डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। अगर आप लोग अच्छे से सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो, अच्छे से सारी चीजों को कर रहे हो, तो आगे जाके आप लोग जो एग्जाम देने वाले हो, चाहे जेई का दो, चाहे नीट का दो, चाहे सबसे बड़ा जो एग्जाम होने वाला है सीयूईटी, इन सभी एग्जाम्स को आप लोग जब देने वाले हो, तो आज आप लोगों के जितने भी एफर्ट्स हैं वो आपके वहां पे काम आने वाले हैं। और आज अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली ना बेटा, तो आगे जाके आप लोग लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस पाने वाले हो। क्योंकि प्रेजेंट में जो मेहनत करता है ना, देन उसका फ्यूचर अच्छा होता है। अगर सिर्फ ये सोचता रहता है कि यार फ्यूचर में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है, तो वो सिर्फ इन्हीं बातों के अंदर रह जाता है और अपना टाइम खराब करता है और कुछ नहीं करता है। तो ये बिल्कुल अच्छा है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आप लोग आज क्या कर रहे हो उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम लोगों ने जो सीबीएसई का पूरा पैटर्न है, सीबीएसई ने जो आप लोगों के सैंपल पेपर को रिलीज किया है, उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इसको रखा है। और उसी के तहत मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एडिशनल सैंपल पेपर के अंदर भी, और जो पहले आप लोगों से पूछे गए उसी टाइप के सवालों को रखा है, जिससे आप लोगों के दिमाग में उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो जाए। और जो आपको लग रहा था डर कि यार सर ये तो बहुत नया पेपर आ गया, तो वो अब आप लोगों को डर ना लगे। आप लोगों को रेगुलरली मेरे सेशंस के अंदर जुड़े रहना है, जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए और आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर जाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल की। पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है। उससे पहले थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि 35 क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। 3 आवर्स का टाइम आपको मिलने वाला है जब आप लोग पेपर दोगे, जब आप लोग फिजिक्स का पेपर दोगे सीबीएसई का। साथ ही आप लोगों को यहां पे 70 मार्क्स का है। इसके अंदर 35 क्वेश्चंस हैं और सभी को करना कंपलसरी है। इसके अंदर 5 सेक्शंस हम लोगों ने बना दिए हैं, ए बी सी डी और ई। इन सेक्शंस के अंदर आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। जैसे अब मैं पहले बात करूं तो इसके अंदर 5 सेक्शंस के अंदर पहला जो सेक्शन है उसके अंदर 18 एमसीक्यूज क्वेश्चंस रखे गए हैं, 1-1 मार्क्स के सारे हैं। सेक्शन बी के अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो 2-2 मार्क्स के हैं। उसके साथ सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के 5 क्वेश्चंस हैं जो 3-3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी के अंदर आप लोगों के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। 5 मार्क्स मतलब एक 5 मार्क्स का होगा। उसी के साथ सेक्शन ई के अंदर आप लोगों के 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं जो 4-4 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पेपर को करना है। और मैं इस पेपर को आप लोगों को 2 पार्ट्स में कराने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को काफी क्वेश्चंस करा दूंगा, साथ ही दूसरा पार्ट आप लोगों का नेक्स्ट डे आप लोगों का आ जाएगा, जिससे क्या है कि आप लोग एक साथ मेरे साथ चल पाओ। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सर 2.5-3 घंटे की अगर एक लंबी क्लास होगी तो आप लोगों को भी परेशानी होती है, आप लोग नहीं देख पाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग 1.5-1.5 घंटे की 2 क्लासेस कर दें, जिससे आप लोग भी साथ के साथ चीजों को कर जाएं और चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाएं। तो चलिए सवाल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 सवाल आप लोगों के सामने आ गया है। बोला गया है, पढ़िए सवाल को। सवाल में बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा ऐसा होता है जो यहां पे क्या करता है, इसको निकालता है। कौन सा ऐसा है कि जो यहां पे आप लोगों को एक पॉइंट सोर्स है, अगर उससे हम लोग लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो सवाल को पढ़ना, पहले क्या बोला गया है। देखो सवाल में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम। पैरेलल बीम आप लोगों की प्रोड्यूस करेगा लाइट की फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब आपको पता है कि सर 2 तरीके से हम लोग देखते हैं, एक तो होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। या तो हमारा पॉइंट सोर्स की तरफ पैरेलल सब चीजों को कर देगा, और पैरेलल करेगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। बोले सर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि कॉनकेव हमारा मेरा जब हमारा होगा तो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट इसके लिए होगा। ये हमारा क्या करता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कर देता है। अगर मैं पैरेलल क्या कर देता है, लाइट की जो बीम्स हैं उनको पैरेलल बना देता है जब हम लोग उसको पॉइंट सोर्स से लेते हैं, तो तब की बात ये कर रहा है। राइट मेरे भाई, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहां से आप लोगों के इस बार पूछा गया था सवाल, इस तरीके के सवाल आप लोगों के आए हैं, तो इनको आप लोगों को करना है और दिमाग के अंदर रखना है। यार देखो, इन ऐसे सवालों को करने का ना एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों को याद रखना है कि अगर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप लोगों को देखना है तो उसके लिए दो चीजें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां पर सवाल को देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अ फॉरवर्ड बायस डायोड इज, कि फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि यार फॉरवर्ड बायस बनने के लिए हमारा क्या होता था, जब सर केस को हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए डायोड है, डायोड का ये हिस्सा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोल देते हैं एन। और जब हमारा पी क्या होता है, हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होता है, और एन हमारा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होता है, तो इससे जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। राइट मेरे भाई, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो ये दिमाग में आप लोगों को अच्छे से बिठा लेना है। और रिवर्स बायस के अंदर क्या होगा कि सर रिवर्स बायस का केस क्या हो जाएगा कि जब मेरा हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, देखो रिवर्स बायस का केस क्या हो जाएगा कि सर ये जो बैटरी का केस है इसको हम लोग क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे कि हमारा हायर पोटेंशियल है वो किससे जुड़ा हुआ है, सर एन से जुड़ा हुआ है, ये पी है हमारा। तो जब हायर पोटेंशियल हमारा, ये हमारा क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, ये हमारा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। जब हायर पोटेंशियल आप लोगों का एन से जुड़ा हुआ होता है तो इस केस को आप लोग बोलते हो रिवर्स बायस। क्या बोल देते हो, रिवर्स बायस आप लोग कह देते हो। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपको देखना है दोनों चीजों में से कि सर हायर पोटेंशियल कौन सा है और लोअर पोटेंशियल कौन सा है। सबसे पहले देखिए सवाल में, देखिए क्या पूछा गया, सर फॉरवर्ड बायस पूछा गया है। और फॉरवर्ड बायस अगर पूछा गया तो भाई हमारा पी किससे जुड़ा हुआ होगा, सर हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ होगा, और एन हमारा किससे होगा, लोअर पोटेंशियल से जुड़ा होगा। तब जाके हम लोग क्या बोल देंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है। क्या है बेटा, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर आप लोगों का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला सर 3 और 5, 3 और 5 में से हायर पोटेंशियल कौन है, बोला सर 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ये हायर पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल है। तो 5 जुड़ा हुआ है एन से, हायर पोटेंशियल जुड़ा हुआ है एन से, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर ये है रिवर्स बायस में। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नीचे वाला देख लेते हैं। बोलो सर ये है -2, ये है +2, हायर कौन हुआ, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, सर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे बोला गया है सर देखिए ये है -3 और -4। अब मुझे एक चीज बताइए, -3 बड़ा होता है या -4 बड़ा होता है। बोलो सर ऑब्वियसली बात है -3 बड़ा होगा या नहीं होगा, बोला -3 बड़ा होगा। अगर -3 बड़ा होगा, ऐसे सोचो ना यार कि हमारा अकाउंट है, अकाउंट अगर माइनस में चला गया है तो -4 में मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे या -3 में लगाने पड़ेंगे। बोला सर -3 में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि -3 का मतलब है 3 रुपए हम डाल देंगे, हमारा काम हो जाएगा। और -4 के केस में क्या होगा, 4 रुपए मुझे डालने पड़ेंगे, यानी कि मेरी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा। यानी कि हम लोग अगर उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो जिसमें मुझे कम पैसा देना पड़ रहा है वो मेरे लिए क्या है, अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर यहाँ नेगेटिव है -3, तो ये हमारा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात आती है सर 0 और -2, -2 और 0 का कंपैरिजन करोगे तो 0 हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 जब बड़ा होगा तो ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा क्या है, N है। और P जब हमारा हायर से जुड़ा हुआ है, N हमारा क्या है, लोअर से जुड़ा हुआ है, तो इस केस को हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड बायस का केस। क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड बायस। यानी कि हमारा B क्या हो जाएगा बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों ने बहुत प्यार से इसको समझ लिया होगा। तो बी हमारा क्या हो गया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। सेकंड का क्या हो गया है, बी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के सामने ये। अब इस सवाल को ढंग से पढ़ना है। इसके अंदर क्या है, आप लोगों को ये असर्शन रीजन का सवाल दिया है। मैंने इसमें बीच में इसलिए डाल दिया है कि यार हो सकता है कि सवाल अगर आप लोगों के आ जाए ऐसा, तो आप लोग फिर दिमाग में चीज़ों को कर पाएं, दिमाग में चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएं कि क्या सर ऐसा सवाल को हम लोग कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर, क्या रियल टाइम के अंदर हम लोग ऐसे सवालों को कर सकते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को 2 सवाल करा दिए हैं। एक सवाल हमने ये देख लिया पोटेंशियल का, एक हमने ये देख लिया है, और उसी के साथ 2 सवाल हम लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं। तो चलिए तीसरा सवाल अब हम लोगों को करना जाना है। तो तीसरा सवाल क्या कहता है, ये देखिए, ये है तीसरा सवाल। बोला है अ लार्ज ड्राई सेल हैज हायर ईएमएफ। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है या नहीं है? पहले ये बताओ मुझे, क्या बात ये सही है नहीं है, कि क्या हमारा जो हायर पोटेंशियल, हायर ईएमएफ जो देता है वो ड्राई सेल देता है? ड्राई सेल देता है क्या यार, बताओ, थोड़ा सोचो, सोचो, दिमाग में लाओ कि सर ड्राई सेल कैसे दे देगा। एक तो हमारे पास क्या होता है, एक ड्राई होता है, एक हमारे पास देखो एक होता है सांद्र और एक होता है नॉर्मल, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, चलो इससे दिमाग में नहीं आ रहा तो दूसरा देखो, द ईएमएफ फॉर ड्राई सेल इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स साइज। क्या यार रीजन सेल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ईएमएफ, कि सर जितना बड़ा होगा उतना ईएमएफ होगा, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो सर ऐसी बात तो नहीं है, ये तो गलत कह रहा है। और रीजन तो हमारा बिल्कुल सरेआम गलत है।
सरेआम गलत है। और रीजन अगर सरेआम गलत है तो सर देखिए कौन सा सही है। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बोलो सर ए हो सकता है या बी हो सकता है। इसके अलावा क्या दे रखा है, देखो द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, बोला सर गलत है। और यहां पे भी इज रीजन इज नॉट, मतलब सर ये देखो बोथ, ये दोनों क्या है, ट्रू बोल रहा है, लेकिन हमारा ट्रू के सही नहीं है क्योंकि असर्शन हमारा असर्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे रीजन का पता है कि सर ये क्या है, रॉन्ग रीजन इन्होंने दिया है कि यार साइज जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा उसका ईएमएफ होगा। ऐसा थोड़ी होता है यार। आपने छोटी छोटी बैटरीज देखी होंगी, सर हो सकता है 12 वोल्ट की बैटरी, ऐसा थोड़ी है कि सर मैं बहुत बड़ा एक कमरे के बराबर वो बना दूंगा तो उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं है ये चीज पॉसिबल। सेकंड फर्स्ट बोला है कि सर लार्ज ड्राई सेल हैज हायर ईएमएफ। लार्ज ड्राई, यार लार्ज से क्या वर्ड है, लार्ज कोई वर्ड नहीं होता ना यार। तो ये भी हमारा असर्शन भी खराब है। बोला सर असर्शन भी, असर्शन और रीजन दोनों हमारे फॉल्स हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, इस यानी कि बी हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताते जाइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ, क्या सही हुआ या नहीं हुआ। राइट मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये बहुत प्यारा सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए मेरे भाई। हो सकता है कि सवाल आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल इससे बनता है। तो देखिए सवाल को ढंग से पढ़िएगा और दिमाग में लाइएगा। बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from the fifth energy level to the ground level। भाई ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, n इज इक्वल टू 5 है, उससे कहां पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे आ गया है, n इज इक्वल टू 1 पे ये हमारा आ गया है। अगर n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये हमारा आ रहा है तो मेरे भाई किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो सर हमारा Z कितना होता है, बोला सर हाइड्रोजन के लिए हमारा Z जो हो जाता है वो हो जाता है 1। Z हमारा कितना हो जाता है 1। ठीक है, अब इसने हमसे बोला है आगे द वेलोसिटी दैट द एटम, वेलोसिटी की बात की है, क्या बोला है कि द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी, बताओ कितनी हमारी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की बात कर दी है। बोला सर कुछ नहीं पूछा, सिंपली हमसे पूछ लिया है कि बताओ वेलोसिटी कैसे आएगी। अब ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी की बात कर दिए यार, और आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं गुरुदेव, 2 ही फॉर्मूले पढ़े हैं हम लोगों ने, तो पढ़े नहीं पढ़े, बोला सर 2 ही पढ़े। अगर 2 ही पढ़े हैं तो अब मुझे एक चीज थोड़ा समझाओ। बोला सर क्या समझें यार, देखो अगर आप लोगों ने एक लैम्डा का फॉर्मूला याद हो आप लोगों को तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर ये होता है R, क्या होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जब हमें लैम्डा निकालना होता है हम लोग ये करते हैं, ये करते हैं नहीं करते हैं, बोले सर बिल्कुल करते हैं। लेकिन सर ये तो 1/λ आ गया, फिर और क्या करें। तो बेटा अब आप लोगों को दिमाग में लेके आना है एक कॉन्सेप्ट जो डी ब्रॉयज के अंदर था, डी ब्रॉयज ने दिया था। बोला सर उन्होंने बोला था कि आप लोगों का जो लैम्डा होता है ना वो बराबर होता है h/p के, h/p के। और ये p हमारा क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है, और मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं mv से। ठीक है, मोमेंटम हमारा होता है क्योंकि एक मैटर वेव जो होती है वो हमारी जो मैटर वेव होती है अगर वो मोशन के अंदर होती है तब की हम लोग ये बात कर रहे हैं। राइट मेरे भाई, आई होप कि आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कि सर अगर ये mv है, p इज इक्वल टू mv है, मेरे को v की वैल्यू चाहिए तो v को उधर ले जाओ, इसको उठा के यहां ले आओ, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/m और लैम्डा। बोलो यानी कि गुरुदेव अगर मैं यहां पे 1/λ की वैल्यू रख दूंगा तो काम मेरा हो जाएगा। 1/λ की वैल्यू मुझे यहां पे रखनी है, और 1/λ की वैल्यू कहां से आएगी, वो हमें मिलेगी बेटा यहां से। देखिए ये हमारा क्या है, बोला सर n1 हो जाएगा, ये हमारा n1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। अगर ये n1 है ये n2 है तो काम हमारा हो गया काम के। बोला सर रख दीजिए 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर r हो गया है, और यहां से आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अगर ये हो गया है तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, बोला सर 25, और 25 है तो सर ये हो जाएगा 25 माइनस में हमारा हो जाएगा बेटा 25 एकम 25 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 24/25। कितने हो जाएगा, 24/25, और ये r इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 1/λ की वैल्यू ये आप लोगों की हो गई है, ये हो गई है 1/λ की वैल्यू। कितनी हो गई है, 24
24r/25, ये आप लोगों की वैल्यू हो गई। अगर ये वैल्यू है तो बस काम हो गया कि सर ये 1/λ है यहाँ पे, अगर ये 1/λ है तो इसकी जगह वैल्यू को रख दीजिए, क्या तरह हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 24h/r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 25m। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर अगर ये हो गया है तो कौन सा आंसर हो गया है, बोला सर 24 ऊपर आ रहा है और 24 ऊपर आ रहा है, यानी कि सर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी विल बी द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे भाई? आई होप कि आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास ये, इस सवाल को ढंग से पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। बोलो सर कैसे, देखिए, two coils of this self inductance L1 and L2 are placed so close to each other, then the effective flux in one coil is completely linked with the other, then the mutual inductance M between them is given by। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है, कैसे होगा भाई? देखो, अगर आप लोग निकालना चाहते हो, दो आप लोगों के पास EMFs हैं, तो मैंने आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को एक चीज बता रखी होगी कि M इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो हो जाता है √L1/L2। तो आप लोग सीधा सीधा कर दोगे, लेकिन गुरुदेव ये आया कहां से, ये तो आप लोग लगा जाओगे, सी लगा के और आंसर आगे निकल जाओगे। लेकिन दिमाग में आएगा गुरुदेव ये आया कैसे, कैसे ये हमारा बना, M इज इक्वल टू √L1/L2 कहां से आया? तो चलिए इसी को मैं बता देता हूं। आप लोगों को अगर याद हो तो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या लिखते हैं सर, म्यू नॉट, अगर मैं 1 के लिए लिख रहा हूं तो N1 का स्क्वायर A डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, L। बोलो होता है नहीं होता है? क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बोलो सर बिल्कुल पढ़ा है। इसी तरीके से अगर मैं L2 की बात करता हूं तो L2 के लिए कितना होता है, बोलो सर म्यू नॉट N2 का स्क्वायर A/L। बोलो ठीक है नहीं है? बोला राइट है। और जब मैं M की बात करता हूं तो M इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर ये होता है म्यू नॉट N1 N2 A/L। बोलो ठीक है नहीं है? जल्दी से मुझे एक बार आंसर बताओ, क्या ये होता है नहीं होता है? बोलो क्या ये होता है नहीं होता है? बोला गुरुदेव बिल्कुल होता है, N1 N2 A/L। बोला राइट है। अब मुझे दिमाग में लेके आना है, बोलो सर ये M कैसे आएगा, और M अगर मुझे लेके आना है तो मैं क्या करता हूं, मैं L1 और L2 को क्या मल्टीप्लिकेशन में नहीं ला सकता, एक बार में L1 और L2 को क्या मल्टीप्लिकेशन में नहीं ला सकता? बोला सर ला सकते हो। तो L1 और L2 को अगर ऐसे लिखते हो तो क्या बन जाएगा? बोला सर ये बन जाएगा म्यू नॉट का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, ठीक है भाई, N2 का स्क्वायर और A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। बोलो राइट है? बोला गुरुदेव बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन गुरुदेव अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ करता हूं, तो यहां पे नजर आ रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं कंप्लीट, तो यहां से ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसका स्क्वायर करके इसके बराबर रख दूं तो यहां से वैल्यू बराबर हो जाएगी। कैसे, देखिए, ये हो जाएगा M का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है म्यू नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, A का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा L का स्क्वायर। बोलो ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो राइट है या नहीं है? बोलो करेक्ट है। तो बेटा क्या करना है? बोलो सर इसको यहाँ वाला पार्ट और यहाँ वाला पार्ट दोनों का बराबर है, तो क्या मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दूं? अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दोगे तो क्या हो जाएगा? बोला सर ये हो जाएगा M स्क्वायर इज इक्वल टू L1/L2, और इसी को आप लोग लिख सकते हो M इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर L1/L2। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इतना प्रोसेस नहीं करना है मेरे भाई, आप लोगों को सीधा सिंपल याद रखना है कि M हमारा क्या हो जाता है, M हो जाता है अंडर रूट के अंदर M इज इक्वल टू अंडर रूट L1/L2 का अंडर रूट पूरा ये आएगा। M की वैल्यू ये हमारी होती है। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बहुत प्यार से समझ में आ गया है और अच्छे से आप लोगों ने इस सवाल को कर लिया है। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हमारा आ जाएगा। राइट मेरे भाई, चलिए सवाल को नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। चलिए इस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं।
बोला गया है 3 चार्जेस 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम आर कैप्ड एट वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड 1 मीटर। ठीक है, इफ दे आर ब्रॉट नियरली सो दैट दे now they form an equilateral triangle of the side 0.5 मीटर, then the work done कितना होगा? मतलब एक तरीके के डिफरेंस पूछ लिया यार, कितना वर्क डन होगा, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो सवाल को करना है और चीजों को कनेक्ट करना है। कैसे? देखिए, बोला सर इस सवाल को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को दो चीजें नजर आती हैं। पहला, इसने बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने बोला ठीक है, ये बन गया तेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके अंदर क्या हुआ? बोला सर इस वर्टेक्स पे जो बैठा हुआ है वो 1 माइक्रोकुलम है, इस पे बैठा हुआ है 2 माइक्रोकुलम है, और इस पे जो बैठा हुआ है ये 3 माइक्रोकुलम है। ठीक है मेरे भाई? बोला राइट है। इनकी डिस्टेंस कितनी है? बोला सर इसकी 1 मीटर है, इसकी 1 मीटर है, और इसकी क्या है? 1 मीटर है। इक्विटोरियल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया है, ये हो गया है बी, और ये हो गया है सी। अब इसने मुझे बोला है कि वर्क डन। भाई वर्क डन क्या होता है? बोला सर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, या मैं बोलूं जो वर्क डन होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वही क्या होता है? स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि गुरुदेव हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। तो डेल वर्क मैं मान लेता हूं और बोल देता हूं U2 माइनस U1। बोलो ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप कि सबको क्लियर होगा। मैंने बोल दिया ठीक है। तो चलिए पहला केस ये है कि जिसके अंदर हमारा ये वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है और ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके लिए हमारी एनर्जी कितनी होगी कंप्लीट वो मैं बात कर लेता हूं। तो भाई एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके लिए? बोला सर एनर्जी जो हमारी हो जाएगी, मान लीजिए मैं U1 बोलता हूं तो क्या हो जाएगा? बोला सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा? Q1/Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R। आगे जाओगे तो प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा? बोला सर Q3 Q1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R। बोलो राइट है मेरे भाई? सबको समझ में आ जाएगा? बोलो सर ये तो हमारी एनर्जी की बात की है। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 1/4 पाई को बाहर ले लेता हूं। तो ये 1/4 पाई बाहर आ गई है। ठीक है, 4 पाई बाहर आ गया है। ठीक है, अब यहां से देखिए Q1 Q2, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो सर 2 इंटू में 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोलो सर R का मतलब है 1 मीटर। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा? बोलो सर प्लस में हो जाएगा, देखो इसका करोगे इससे तो 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1। प्लस में कितना हो जाएगा? बोला सर 3 इंटू 1 करोगे तो 3, और इंटू में आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1। तो ये हमारा हो गया। यानी कि देखिए 2 और 6 8 और 3 11 हमारा हो गया है। और इसको लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? बोला सर 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू में हो जाएगा 11 इंटू में हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है मेरे भाई? तो कितना हो जाएगा? बोला 11 9 99 इंटू में आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये हमारी एनर्जी हो गई है पहले केस में। सेकंड केस उठा लेते हैं। सेकंड केस में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सर सेकंड केस में क्या बोला है इन लोगों ने? इन्होंने बोला है कि अब ये जो इक्विटोरियल हमारा जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, इसके साइड्स को हमने 0.5 कर दिया है। अब इसकी साइड से उसको कितना कर दिया है बेटा जी? 0.5 हमने मीटर की साइड्स को कर दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइक्रोकुलम A B C। तो ये क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 2 माइक्रोकुलम, और ये हो जाएगा 3 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये 0.5 है, ये 0.5 है। ठीक है मेरे भाई? 0.5 0.5 0.5 हमारा होगा। राइट भाई? अगर ये है तो देखिए करिए, सॉल्व करोगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? बोला सर सेम ऐसा ही निकालना है, तो U2 मैं बोल देता हूं इसको। तो U2 के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए K को मैं बाहर ले लेता हूं डायरेक्ट पहले। तो ये कितना हो जाएगा? बोला सर देखिए 2 गुणा ये, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 0.5। प्लस में कितना हो जाएगा? बोला सर वापस 3 दूनी 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0.5।
प्लस में कितना हो जाएगा, बोला सर प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, ये आपके सामने हो गया है। अगर ये आपके सामने हो गया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बोले सर देखो 2 और 6 8 और 3 11 और 11 को इससे करोगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/2 होगा तो 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू में हो जाएगा 22 इंटू में हो जाएगा 10⁻12 और ये है तो देखो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, इतना हमारा हो गया। इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻³ जूल हमारा हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सभी को। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बोला सर राइट, समझ में आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए इसको देख लेते हैं। बोला सर U2 की वैल्यू कितनी आ गई है 198, कितनी आ गई है 198 इंटू में 10⁻³ माइनस में कितना हो जाएगा, बोला सर 99 इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻³ तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा सर देखिए 99, देखो 99 इंटू 2 है तो 2 है तो ये हमारा कितना बचेगा 99 होगा, इंटू में 10⁻³ होगा तो क्या हो सकता है, बोला सर 0.099 हमारा हो गया। और अगर ये 9 से बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 हमारा होगा। और 0.01 होगा तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते, बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है 0.1 हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बोला सर जूल के अंदर आ गया है। और ये अगर ये जूल के अंदर आ गया है तो देखिए क्या आंसर हो गया, बोला सर देखिए अगर मैं 99 है तो इसको 100 ले लेता हूँ, बस काम हो गया। बोलो ठीक है नहीं है, जल्दी से मुझे एक बार बताइए। देखो यही हमारा आंसर हो गया है कि बोला सर ए इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर वर्टिस के ऊपर हम लोग रख देते हैं तो कितना वर्क डन हमारा चेंज आएगा। तो 0.01 इज द राइट आंसर। 0.01 होगा या क्या होगा, 0.01 नहीं होगा ना भाई, 1 हो जाएगा। भाई ये गलत है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत है, ये 10 होगा, 10 ही तो होगा ना भाई, ये क्या होगा 10, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या होगा 9 है, 9 से 1 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो ये 10 होगा ना यार, तो जूल। ठीक है, तो 0.10 होगा तो उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर 0.10 जूल। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है सभी को, आ गया होगा समझ में। ये सवाल थोड़ा अच्छा था, पेचीदा था लेकिन प्यारा सवाल था। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 11 नहीं है, 1.1 नहीं होगा और 0.11 नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि सर क्या होगा। तो 6 का क्या आ गया है डी, 6 का हमारा क्या आ गया है डी, बोलो ठीक है, डी हमारा आ गया है। 6 का क्या आ गया है ए, सॉरी डी नहीं आएगा, ए सॉरी 6 का ए है, मैं भूल गया था, ए ही है, डी नहीं आएगा, ए। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग कर लेते हैं जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आने लग जाए। नेक्स्ट है ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत गजब सवाल है बेटा, तो इसको करने की कोशिश करिएगा। देखो सवाल में बोला है कि द इंटेंसिटीज रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ द लाइट 4:1। ये आप लोगों को दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है आई मैक्सिमम दे रखा है, आई मैक्सिमम आप लोगों को गिवन है और आई मिनिमम आप लोगों को गिवन है। ठीक है बेटा, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आप लोगों को गिवन है और कितना गिवन है, बोला सर 4:1 का रेशियो है। अगर ये 4:1 का रेशियो है तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है द इंटेंसिटीज ऑफ द यूज्ड लाइट सोर्स आर इन द रेशियो। ये इंटेंसिटीज का रेशियो है, बताइए क्या होगा, इंटेंसिटीज बताइए। ये तो हमारा मैक्सिमम है, हमसे पूछा है कि बताओ I1 और I2 क्या है, बस सीधा सीधा ये मतलब है इनका। ये तो मैक्सिमम का रेशियो दे रखा है आप लोगों को, मैक्सिमम का रेशियो इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। तो देख मेरे भाई, अगर इसको देखना है तो आप लोगों को पता होगा कि सर आई मैक्सिमम की जब बात की जाती है तो क्या होता है और आई मिनिमम की जब बात की जाती है तो क्या होता है। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की जब बात की जाती है तो ये हो जाता है सर A1 + A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोला सर ये हो जाता है A1 - A2 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसा है तो मैं ओवरऑल स्क्वायर मान लेता हूं, ओवरऑल स्क्वायर लोगे तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा। तो ये दे रखा है आपको 4:1 और इसको मैं बोल देता हूं सर ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर ये और ये पूरा ही मैं अंडर रूट के अंदर ले लेता हूं।
पूरा ही मैं अंडर रूट के अंदर ले लेता हूं, ये आ गया है अंडर रूट के अंदर, और ये क्या हो जाएगा बोला सर a1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2:1 का रेशो। अगर ये 2:1 का रेशो है तो क्या हो जाएगा बोला सर A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। तो देखो मेरे भाई 2 से इसको इससे करो, इससे 1 से करो, तो कितना आ जाएगा बोला सर ये हो जाएगा 2A1 माइनस 2A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस में A2। अब देखो क्या कर सकते हो, बोला सर इसको मैं उठा के यहाँ ले आऊँ और इसको उठा के उधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा बोला सर ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 3A2, और यहाँ से अगर A1 A2 का रेशियो निकालते हो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 का। 3:1 का रेशियो हमारा आ गया है। अगर A1 और A2 की बात करते हो तो क्लियर है, A1 A2 का स्क्वायर आप लोगों का ये आ गया है। अब आप लोगों को याद हो तो हमारा एक फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी A1 के स्क्वायर से, I2 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A2 के स्क्वायर से। यानी कि इन दोनों का अगर स्क्वायर कर देता हूं तो मेरी इंटेंसिटीज मुझे मिल जाएंगी। बोलो ठीक है नहीं है, क्या मिल जाएंगी, इंटेंसिटीज मुझे मिल जाएंगी। अगर इंटेंसिटीज मिल जाएंगी तो इनका स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, बोला सर I1 बाई I2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर करने पे 9:1 का रेशो। 9:1 का रेशो आप लोगों को मिल जाएगा। जो आप लोगों का कौन सा रेशो है सर, वो है आप लोगों का फर्स्ट। ए इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9:1 का रेशो आप लोगों का हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 9:1 का रेशो आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका सवाल है। देखो मैं आप लोगों को सारे सवाल वो सवाल करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे भाई। एग्जाम में आप लोगों को सवाल करना जरूरी है, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बोला गया है कि पढ़िए सवाल को और मैं बोलता हूं। देखो बोला है कि which of the junction diode shows below are the forward bias। कौन सा है जो फॉरवर्ड बायस को दिखा रहा है। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि सर हायर पोटेंशियल हमारा पी से जुड़ा होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल हमारा किससे जुड़ा होना चाहिए, एन से जुड़ा होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड बायस बोल देते हैं। अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो देखो ये हमारा क्या है, देखो दोनों का कंपैरिजन करो, 10 है ये 5 है, 5 हमारा एस से जुड़ा हुआ है, पी से, तो बोलो सर ये नहीं होगा। अब यहां देखिए -10 है और ये कितना है, बोला सर 0 भी है, तो सर ये भी नहीं होगा क्योंकि सर 0 हमारा n से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए -10 और -5, -10 और -5, तो -5 बड़ा होता है -10 होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि सर ये हो गया 0 और ये हमारा क्या है -5 है, तो गलत ये नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि -5 जो होता है ना वो ग्रेटर होता है -10 से। तो आप लोगों को ये तो दिमाग में ही है। अगर ये दिमाग में है तो हमें पता है -10 और -12 का देखोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सी आप लोगों का बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये नेक्स्ट सवाल बहुत प्यारा है, पढ़िए। सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। सेमीकंडक्टर काफ़ी अच्छा है, अकेला आप लोगों का 7 मार्क्स को कैरी करता है। और उसके अंदर अब तो जो आगे का पोर्शन है, रेक्टिफायर से आगे का पोर्शन है, उसको तो हटा ही दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। अगर हटा दिया गया है तो फिर आप लोग इजीली क्या कर पाओगे। तो देखिए सवाल को देखिए, बोला गया है कि एन टाइप सिलिकॉन। देखो यार सेमीकंडक्टर की जब बात की जाती है ना तो थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ। सर सेमीकंडक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर को हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं। एक हमारा होता है सेमीकंडक्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक, ठीक है। और एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इसके अंदर हम लोग कोई भी इंप्योरिटीज़ को ऐड ऑन नहीं करते हैं। और जब इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज़ को ऐड ऑन नहीं किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेके क्या करता है, वो अपनी जगह को छोड़ देता है और फिर वापस थोड़े टाइम बाद में वो आ जाता है। यानी कि इस तरीके से उसके अंदर कंडक्शन होता है, राइट है। और जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि सर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटीज़ को ऐड ऑन करते हैं। और इंप्योरिटीज हमारी क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज।
ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज की बात करते हैं और एक होती है पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज की बात करते हैं। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज का मतलब क्या होता है बेटा? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज का मतलब होता है वो इंप्योरिटीज जिनके आउटर सेल के अंदर क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। जिनके आउटर सेल के अंदर कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी जर्मेनियम की अगर मैं बात करता हूं तो जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 3 क्या करेंगे? इसके साथ रिलेशन बना लेंगे। एक ये पेयर में हो गया, ये पेयर में हो गया, ये पेयर में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो? होल रह जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? होल रह जाता है। और जब होल रह जाता है तो इस कारण से हम लोग जब बोलते हैं तो इसमें बोलते हैं कि जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज आपके ऐड ऑन की जाती है तो उस केस के हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक होल रह जाता है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनको आप लोग बोलते हो, क्या बोल देते हो बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी के अंदर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? माइनॉरिटी। ये क्या हो गया बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, आगे बोला गया है कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज की बात की जाती है तो पेंटावैलेंट का मतलब क्या हुआ? आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मान लीजिए जर्मेनियम तुम्हारे पास है, तो जर्मेनियम, यहाँ जर्मेनियम के 4 आउटर सेल में कितने हैं? जर्मेनियम के कितने हैं? 4 हो जाएंगे आउटर सेल के अंदर। ये जर्मेनियम के 4 हैं। तो इससे क्या होगा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके साथ पेयर बना लेंगे, 4 इसके साथ बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर उधर पड़ा रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इसके अंदर क्या अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा? बोला सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मेजॉरिटी के अंदर होंगे होल्स के कंपैरिजन में। तो ये क्या है? मेजॉरिटी के अंदर होते हैं और ये क्या होता है? माइनॉरिटी के अंदर होते हैं। और जब ये माइनॉरिटी के अंदर है, ये मेजॉरिटी के अंदर है, तो इस टाइप का जब भी सेमीकंडक्टर आप लोगों का बनता है इसको आप लोग बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यह आप लोगों का हो गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर आप लोगों का हो गया है। अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो अब आप लोग देखिए अपने रिजल्ट्स को चेक करिए। बोला गया है, देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? देखिए ये आपका एन टाइप है, यानी कि ट्राईवैलेंट से कोई मतलब नहीं। बोला है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट। भाई पेंटावैलेंट तो कब होता है? जब हम लोग एन टाइप की बात करते हैं, लेकिन होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मान लिया, चलो हो सकता है ए, हो सकता है मे बी ए हो सकता है। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट। भाई इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी के अंदर होते हैं, कभी भी माइनॉरिटी के अंदर नहीं होते हैं अगर आप लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड ऑन करते हो। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर द डोपेंट। होल्स क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और ट्राईवैलेंट इसको हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं तो ट्राईवैलेंट डालोगे, होल्स ज्यादा होंगे तो ये हमारा पी टाइप का होना चाहिए, ना कि एन टाइप का। ठीक है, ये पी टाइप का होगा, खत्म। हमें पूछा है एन टाइप का। आगे बोला है इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राईवैलेंट। यार ट्राईवैलेंट के केस में तो हमारे होल्स ज्यादा होते हैं मेजॉरिटी के अंदर, ये तो माइनॉरिटी के अंदर होना चाहिए, खत्म। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ए इज द राइट आंसर। बोला गया है देखिए क्या कि सर होल्स आर दी माइनॉरिटी। बात बिल्कुल करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं? मेजॉरिटी के अंदर होते हैं होल्स से। ठीक है मेरे भाई, और उसके अलावा क्या है? पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट। तो इसके अंदर डोपेंट कौन होते हैं? पेंटावैलेंट हमारे क्या होते हैं? डोपेंट होते हैं। ठीक है मेरे भाई, पेंटावैलेंट की मैं बात कर रहा हूं। पेंटावैलेंट को आप लोग इसके अंदर डालते हो। क्लियर हुआ? आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि कैसे आप लोगों को इसको करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, बताइए क्या होगा? बोलो, देखो सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा जितना मुझे लगता है। और आप लोगों ने देखिए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो, आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर जाएं, इजीली चीजों को समझ जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, अ मूविंग कंडक्टर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन ईएमएफ इज अकॉर्डिंग विथ। कौन सी वजह से होता है? देखो मूविंग कंडक्टर, मूविंग क्या है? मूविंग कंडक्टर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप मेरे को बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब बात की जाती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को देने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। ये तो खत्म है। बोलो सर ये तो कूलम्ब्स लॉ है और ये एम्पियर्स लॉ है, ये तो है ही नहीं। या तो अब लेंज लॉ की बात करते हैं तो इसने हमें डायरेक्शन बताया था, माइनस बताया था, ये तो खत्म। तो बचा हुआ कौन है? फैराडे। तो फैराडे इज द राइट आंसर।
इन्होंने बोला था कि अगर आप लोगों के पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ किसी कॉइल से रिलेटेड, तो उसकी वजह से उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, अगर सर्किट क्लोज्ड है तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट भी उसके अंदर होता है। उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो आप लोगों का क्या हो गया है ए। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है ये, बताइए क्या होगा। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रूव्ड दैट। क्या प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था? भाई रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था कि 99.86% अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डेविएट हुए चले गए थे। क्या हो गए थे? बिना डेविएट हुए चले गए थे। कितने थे? बोले सर 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डेविएट हुए चले गए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? एम्प्टी होता है। बोलो ठीक है, नहीं क्या होता है? एम्प्टी होता है मोस्ट पार्ट। सेकंड इन्होंने बोला था कि 0.14% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो थीटा ग्रेटर देन 1 डिग्री से क्या हुए थे? डेविएट हुए थे। यानी कि सर हम लोग इससे कहेंगे कि जो इसका सारा का सारा चार्ज है, जो सारा का सारा मास है, वो कहां पे है? एक छोटे से हिस्से पे, यानी कि सेंटर के ऊपर है। क्या है? सेंटर के ऊपर है, और उसमें भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बोलो सर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल क्या है? अपने आप में पॉजिटिव होता है, और जब अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है तो इट मींस क्या हुआ कि सेंटर के ऊपर, एटम का जो सेंटर है, जो उसका न्यूक्लियस है, उसी के अंदर उसका पूरा का पूरा चार्ज है वो क्या है? उसके अंदर समायोजित है, वो उसी के अंदर है। ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एटम कंटेन्स पॉजिट्रॉन। भाई देखो, एटम के अंदर की बात उन्होंने कुछ नहीं कही थी। पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता एटम के अंदर तो सर ये 99.86% अल्फा पार्टिकल डेविएट, बिना डेविएट हुए नहीं जाते, डेविएट होते कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली होता। तो बोला नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। बोला सर अंदर की बात हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बी, एटम इज मोस्टली एम्प्टी था। ठीक है मेरे भाई, क्या था? एटम जो था ये मोस्टली क्या था? एम्प्टी था। इस वजह से हम लोगों ने इसको बोल दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट बोला गया है आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। बताओ इनमें से मिसमैच पेयर कौन सा है, उसको आप लोगों को खोजना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बोला है जर्मेनियम डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर विद फास्फोरस। क्या फास्फोरस के साथ जर्मेनियम की बात की है? मिसमैच बताना है। मिसमैच है जो मिसमैच क्या है? आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर बिल्कुल सही, पीएन जंक्शंस और रेक्टिफायर बिल्कुल करेक्ट है। तो इनका ये तो नहीं हो सकते मिसमैच। जर्मेनियम डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो फास्फोरस को हम लोग डाल रहे हैं, बस सही। सेमीकंडक्टर्स का बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेस देन होगा ना बेटा, ग्रेटर देन तो फिर अगर ज्यादा ही होगा इससे तो फिर तो ये इंसुलेटर ही होना चाहिए, राइट है या नहीं? क्या होना चाहिए बेटा? इंसुलेटर होना चाहिए। फिर आप लोग कैसे कह सकते हो कि सर ये हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं? तो ये हमारा क्या है? मिसमैच पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड विच आर फॉरवर्ड बायस। बता दो डायोड कौन से हैं जो फॉरवर्ड बायस के अंदर है। तो देखो यार, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो बिल्कुल करेक्ट है सर, ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस है। ये हमारे 0 है और ये हमारा -10 है, तो ये तो नहीं होगा। आगे बोला है सर -5 और 10। -5 और 10 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर देखिए ये किससे कनेक्टेड है? P से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है। यहां देखिए +5 है और -0, तो बोला सर ये तो नहीं है, क्योंकि 5 इससे जुड़ा है, नहीं होगा। तो यार आपके पास है एक और C, A और C है, और A और C किस में लिखा हुआ है? बोला सर C ओनली नहीं होगा, ABCD नहीं होगा, BD नहीं होगा, B और D तो भाई हमारे है ही नहीं है। फॉरवर्ड बायस पूछा है तो A हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉरवर्ड बायस की जब बात की जाएगी तो A इज द राइट आंसर। A बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का जब भी फॉरवर्ड बायस की बात की जाएगी तो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये आपके पास, पढ़िए, देखिए, बोलिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 40 मिली हेनरी कैरीज अ स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। बताओ क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा सवाल है।
बताओ क्या आंसर होगा, थोड़ा सोच के दिमाग लगाओ। बोला है, देखो क्या बोला है, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड की बात है। देखो सबसे पहले ना पता है की पॉइंट्स को पकड़ा करो। की पॉइंट्स क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है एल। तो भाई एनर्जी की बात है, तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा। स्टोर्ड अगर एनर्जी की बात कर रहे हो, स्टोर्ड एनर्जी की आप लोग अगर चर्चाएं कर रहे हो, तो स्टोर्ड एनर्जी आप लोगों की होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अगर इंडक्टर की बात करती है, स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर। करंट आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो कितना हो गया भाई, बोलो सर 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी कि 40 इंटू में 10⁻⁻³ और आई का स्क्वायर इंटू में आई आप लोगों के पास क्या है, बोला सर 2 का स्क्वायर। अगर ये 2 का स्क्वायर है तो देखिए इससे कैंसिल आउट करिए, बोला सर 2 से 1 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू में 10⁻⁻³ और यार इसको अगर लिखोगे तो 0.08 ये आपकी हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी है तो जूल। तो कौन सा ऑप्शन आ गया है बता दो आप लोग, कौन सा ऑप्शन आ गया है, बोलो कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आ गया है। बोलो सर डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, बिल्कुल करेक्ट है, डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल एकदम 100 आना सत्य सवाल है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को भी उड़ा देते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है ये बहुत प्यारा यार, ये तो मान लीजिए आप लोगों के टर्म 1 के अंदर फेवरेट सवाल था और थोड़े अच्छा सवाल था। ये टर्म 1 के अंदर आया हुआ सवाल है, जब आप लोगों का एग्जाम लगा था टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर हुआ था तब की बात है। ये टर्म 1 के अंदर आया हुआ सवाल है जो आप लोगों को करना है, दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को देख लेते हैं और देख के इनको चीजों को कनेक्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, अगर इस सवाल को देखते हो तो बोला है कि व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम +2 टू -2 ampere in 0.05 second, an EMF of 8 volt is induced in a coil. The coefficient of self inductance of the coil is. कोफिशिएंट क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो आपसे पूछा गया है सवाल के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास दो ही कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, एक होता है M और एक होता है L। एक होता है L जिसको आप लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हो, और एक होता है एक आपका ये, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमसे L जब पूछा गया है तो क्या होता है, बोले सर E इज इक्वल टू होता है -L di/dt। अब दिमाग में आएगा सर ये आप लोग एवरेज का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो बेटा, उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे बोला गया है इन में बोला गया है। जब इनका मतलब होता है बेटा, इनका मतलब होता है अंदर, और एवरेज आप लोग उसको लोगे, और अगर एट लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं इंस्टेनियस। तो यहाँ पे डेल के साथ लिखोगे और यहाँ पे डी के साथ लिखोगे। तो दिमाग में सेट करके रखिए, इस तरीके से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है जब भी आप लोगों के पास सवाल है। ठीक है, अगर ये है तो लिखिए। बोलो सर सबसे पहले अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E डेल टी डिवाइडेड बाई डेल आई। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला बन गया। तो सबसे पहले डेल आई निकाल लेते हैं। तो डेल आई आप लोगों का क्या होता है, बोला सर डेल आई का मतलब होता है I2 - I1। तो I2 कितना है, -2 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, -2 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, प्लस सर -4 एम्पियर। यह आप लोगों का हो जाएगा -4 एम्पियर। डेल टी की जब बात की जाती है तो कितना है, बोला सर डेल टी जो दे रखा है वो दे रखा है 0.05 सेकेंड। ठीक है मेरे भाई, तो रखिए L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E कितना है गिवन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 इंटू में डेल टी है सर 0.05 सेकेंड्स पे, डिवाइडेड बाई डेल आई कितना है बेटा 4 हो जाएगा, और 4 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा सर 0.10 और यूनिट आ जाएगी हेनरी। कितनी आ जाएगी, हेनरी। तो ये आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट यूनिट है जो आप लोगों के सामने है, यानी कि बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, दिमाग में बैठा के रखिए कि आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आप लोगों के लिए, देखिए भाई नेक्स्ट सवाल है ये बहुत प्यारा है। इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या बोला है देखो, असर्शन की बात की है कि मास इज नॉट कंजर्व्ड। मास आपका कभी भी कंजर्व नहीं होता, बट मास एनर्जी आर दी कंजर्व एज अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी थ्योरम।
भाई मास एनर्जी का मतलब क्या था कि सर हमारा क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ों को मिलाते हैं, दो चीज़ों को मतलब जब हम लोग न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को पता लगेगा कि सर जब दो अलग अलग न्यूक्लियाई को हम लोग मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होता है कि कुछ मास हमारा क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में चला जाता है। जब हम लोग उन दोनों को मिलाते हैं तो उनकी मिलाने में जो हमारी एनर्जी लगती है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो मास एनर्जी इक्वेशन आप लोगों की होती है, ये तो आप लोगों को पता है, मास एनर्जी इक्वेशन आप लोगों की होती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आगे क्या है, ये तो करेक्ट है, ये तो मेरे को पता लग गया सर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बोला गया कि मास एनर्जी आर दी इंटर कन्वर्टेबल इन अकॉर्डेंस विद द आइंस्टीन इक्वेशन, बिल्कुल करेक्ट है। बोला सर बिल्कुल करेक्ट है, बोलो सर राइट है। तो यार असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि इन्होंने मास एनर्जी बोली और मास एनर्जी किसने दी थी, आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। तो दोनों हमारा क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और आर इसका बिल्कुल करेक्ट रीजन दे रहा है। तो यार ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फॉल्स का केस तो है ही नहीं है। ए इज फॉल्स, बोला फॉल्स नहीं है, या तो ए या बी। ए क्या है, बी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो ये कनेक्टेड नहीं होता ना भाई। देखो इसने क्लियर कट बोला है, क्लियर कट बोल दिया है इसने यहीं पे, आइंस्टीन इक्वेशन के फॉर्म में है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, देखो आयरन इज अ नॉट अ मैग्नेट, आयरन इज अ नॉट अ मैग्नेट, क्या बिल्कुल करेक्ट है, क्या बिल्कुल करेक्ट है। आयरन की बात की, क्या ये मैग्नेट होती है या हमारा कुछ और होता है, मैग्नेट होती है या कुछ और होता है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, क्या ये मैग्नेट होता है या कुछ और होता है। और आयरन इज अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आयरन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कब से होने लग गया यार। आयरन देखो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस पता है कौन होते हैं, देखो सुनना, तीन चीजें आपको पकड़नी है। एक होती है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। एक आप लोगों का होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, और एक आप लोगों का होता है फेरोमैग्नेटिक। ये तीन तरीके के आप लोगों के सब्सटेंस होते हैं। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। देखो यार फेरोमैग्नेटिक वो हमारे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं गुरुदेव, जब इनको हम लोग रखते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर क्या होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं तो उनमें हम लोग लिखते हैं आयरन। आयरन, आयरन मतलब लोहा। तो आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कहां से आप लोग इसको डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहे हो, यानी कि रीजन तो बिल्कुल गलत है, रीजन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, गलत। तो रीजन जब गलत हो गया है तो यहां पे देखिए ये ट्रू व्यू का तो सिस्टम ही खत्म, ये ए खत्म और ये बी खत्म। या तो अब देखो यहां पे रीजन फॉल्स है तो ये देखिए रीजन गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, येलो। बताओ, और बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारी क्या होती है, आयरन जो होती है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये कभी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ना कि ये हमारे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिमाग में बैठ गया होगा आप लोगों के कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल को, नेक्स्ट सवाल है ये आप लोगों के सामने, पढ़िए इस सवाल को, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, बोलो सुनना ढंग से। अब ढंग से सुनना, आपके दिमाग में चीजें बनने लगेंगी, ठीक है मेरे भाई, बनने लगेंगे आप लोगों के दिमाग के अंदर। बोलो सर कैसे। देखो इस सवाल को अगर आप लोग देखोगे ना ढंग से, तो असर्शन की बात की गई है, ए है आपका असर्शन, लाइक द बार मैग्नेट फॉलिंग वर्टिकली अलोंग द एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कॉइल विल बी हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ लेस देन जी। जी से आपका लेस देन है, ठीक है, बिल्कुल मान लिया। क्या है, क्या लेस देन होगा, क्या ये लेस देन होगा, एक्सेलरेशन इसका जी से, बोला एक्सेलरेशन ऑफ द लेस देन जी, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों हुआ, और क्लॉकवाइज करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब सुनना ढंग से, यहां पे आप लोगों को लगाना है लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्यों, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन यहां पे होगी, सिर्फ डायरेक्शन की बात है, उसके अलावा कुछ नहीं लेके आना। दिमाग लगाना मेरे भाई, अगर ये तेरे पास कॉइल है और कॉइल के अंदर कोई भी
कट नहीं है, तो कॉइल ऊपर से आ रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है। बोलो सर राइट है। अगर इससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इंड्यूस्ड करंट होगा। इंड्यूस्ड अगर करंट है तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यही तो है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। क्या है बेटा, यही तो है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि सर ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, और जब इसका ये अपोज करेगा गुरुदेव, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन इस तरीके की होगी कि जो क्या करेगी, अपोज। यानी कि सर ये अगर n है तो यहां पे ये बनाएगा s, ठीक है, यहां पे बनाएगा s, ये तो कंफर्म है। अगर ये s बनाएगा तो सर जिस एक्सेलरेशन से ये आ रहा है, ऑब्वियसली बात है कि वो g से तो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये अपोज करने वाला है। वो क्या करेगा, अपोज करने वाला है। क्या कर रहा है, उसका अपोज करने वाला है। अगर ये अपोज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे क्या बनाएगा, एन, एस नहीं बनाएगा बेटा, ये बनाएगा एन, क्योंकि अपोज करना है ना। अपोज करेगा तो ये बनाएगा एन, और अपोज करेगा एन बनाएगा। तो अगर ये हमारा एन है यानी कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि गुरुदेव जो इसने पहले वाला बोला है ना कि एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल विल बी हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ द लेस देन जी, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जी का मतलब होता है फ्री फॉल। अगर ये कर रहा है तो जी से ये नीचे आएगा, लेकिन अब क्या है, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, और इसका एक्सेलरेशन किससे कम होगा, जी से कम होगा। अगर एक्सेलरेशन जी से कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये फ्री फॉल नहीं कर रहा है, अब ये अपोज कर रहा है इसका, और ये अपोज कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्या कि क्लॉकवाइज। तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। यानी कि गुरुदेव हमारा ये रीजन तो खत्म है, ये तो बिल्कुल गलत है। यानी कि फॉल्स है हमारा रीजन, फॉल्स हमारा रीजन है। अगर ये रीजन फॉल है तो बस खत्म। देखो रीजन ट्रू है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, गलत, यहाँ पे दोनों ट्रू है, गलत, यहाँ पे आपका ए फॉल्स बोला, आर ट्रू बोला, गलत। तो एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम लोग जब डायरेक्शन निकालते हैं तो इसी तरीके से आप लोगों की डायरेक्शन निकलती है। तो ये आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि सर कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं। राइट मेरे भाई, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। ये है नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, पढ़िए। देखो क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल प्लेन मेटेलिक सरफेस ए एंड बी आर कैप्ड पैरेलल टू ईच अदर इन एयर। आपने क्या किया है, ये ए है, ये बी है, इन दोनों को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया है। तो ये क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया है। अब क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए कि सरफेस ए इज गिवन एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। हमने क्या किया है, सरफेस के ऊपर, ए के ऊपर 10 वोल्ट का एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है। एंड आउटर सरफेस of B is earthed. Okay. What is the magnitude and the direction of uniform electric field between Y and Z? Y और Z के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो मेरे भाई आप लोगों को याद है कि जब पोटेंशियल की बात की जाती है तो माइनस dV/dr होता है। और ये क्या हो रहा है, बोले सर चेंज की बात है तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस है तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस है तो -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोले सर 1 सेंटीमीटर है तो 1 का मतलब 1 × 10⁻⁻² मीटर में हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, -1000 हो जाएगा। और 1000 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, बोला सर V/मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, बोला राइट है। अब सेकेंड चीज देखो, ये तो हमारा निकल गया वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगी, Y से Z, Y से Z आप लोगों की डायरेक्शन होगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, बोला कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम X टू Y। X से Y की तरफ जा रहा है, बताओ X से Y, और X कहां है, बोला सर यहां पे, यहां पे क्या है, Y है। और आपने बोला है कि इस A वाली प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है, बोला सर 10 है। अगर 10 वोल्ट यहां पे है, 10 वोल्ट यहां पे होगा, क्योंकि कहीं भी चले जाओ 10 वोल्ट रहेगा। तो भाई वर्क डन क्या होता है, बोला सर वर्क डन, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, बोला सर वर्क डन की जब बात की जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस 0 है तो इंटू टेस्ट चार्ज, तो ये 0, तो अल्टीमेटली मेरा वर्क डन कितना होगा, 0। तो वर्क डन 0 होगा, क्यों, क्योंकि सर ये सेम पोटेंशियल वाली सरफेस है, यानी कि ये वर्क कर रही है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोल रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ये क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इसलिए हम लोग इसके अंदर ये चीज बोल देंगे। बोलो ठीक है, यानी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया है।
ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके जाते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो वहां पे आप लोगों को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है, ये आपके दिमाग में होगा। क्लियर बात हो गई? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और देख लेते हैं। ये देखिए, आप लोगों को बोला है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बेटा रेक्टिफायर कौन सा डिवाइस होता है? बोला सर रेक्टिफायर ऐसा एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस हम लोग करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि सर वो क्या करेगा, हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, यानी कि एक वेव को निकल जाने देगा, दूसरी वेव को क्या करता है, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये क्लियर बात है आप लोगों की। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि सर इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। अगर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ये इसकी प्राइमरी है या इसकी सेकेंडरी है। हमने क्या किया है, यहां से करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, और करंट जब फ्लो हो रहा है तो पहले क्या आएगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी। तो अगर यहां पे पॉजिटिव साइकिल आएगी, यहां पे नेगेटिव हुआ, तो एक डायोड है, तो इस केस में ये P होता है, ये N होता है। तो इस केस में हमारा ये डायोड किसकी तरह वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा, यानी कि हमें पॉजिटिव साइकिल यहां पे मिल जाएगी। यानी कि आप लोग लिखोगे कि जब भी आप लोगों की हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आप लोगों की आएगी, तो उस टाइम पे क्या करेगा, हमारा डायोड क्या होगा, ऑन होगा। डायोड हमारा क्या होता है, ऑन होगा, और ऑन के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को चले जाने देगा। ठीक है बेटा। अब सेकंड चीज, बोले सर सेकंड केस क्या हुआ, मान लीजिए नेगेटिव आया पॉजिटिव हुआ, और नेगेटिव पॉजिटिव के केस में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप लोगों की इसमें आएगी, तो उस केस के अंदर हमारा क्या होगा, डायोड होगा ऑफ। और जब डायोड होगा ऑफ, तो उस केस के अंदर डायोड क्या करेगा, नेगेटिव जो आप लोगों की साइकिल है उसको रोक देगा, और नेगेटिव साइकिल आप लोगों को नहीं मिलेगी। दिमाग में बैठ गया? तो यार ये क्या समझ में आया कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर यहां पे आप लोगों को सिर्फ इतना सा याद रखना है, और ये आप लोगों की क्या है, आउटपुट वेव आप लोगों को मिल जाएगी। आउटपुट वेव आप लोगों को मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर तुम इसके अंदर देखते हो तो डायोड अगर फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होगा, दो डायोड आएंगे, एक डायोड यहां पे होगा, एक डायोड यहां होगा। तो इसमें अब आप लोगों का क्या होगा, सर जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो पहला डायोड वर्क करेगा, और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो दूसरा डायोड वर्क करेगा। इस तरीके से आप लोगों के फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो आप लोगों से, आप लोगों का जो सैंपल पेपर आया था तो उसके अंदर आप लोगों से क्लिम्बर के बारे में पूछा गया था। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर उसको यूज किया गया था, तो इसलिए मैंने ये सवाल आप लोगों को करा दिया है कि एग्जाम में अगर आपसे आता है तो आप लोग इसको कर पाए। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस सवाल को, इन सवालों को देख के। इसके आगे के जो पार्ट हैं, लगभग हम लोगों ने 20-21 सवाल कर लिए हैं, 21 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, 14 सवाल और बचे हैं जिनको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और इस तरीके से हमने आपके सारे सवालों को कर लिया है, 21 सवालों को। तो इन 21 सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को आप लोग देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मेरे साथ जुड़ के अड्डा 24/7 स्कूल चैनल पर। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे भाई तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करके जाइएगा कि कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा जब आप लोगों ने इसको देखा और चीजों को समझा और कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्रिस्टल क्लियर हुए। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। अब आप लोग ये मान लीजिए एग्जाम तक आप लोगों को मेरे साथ रहना है, जिससे आप लोग हर कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से सीख जाएं और एग्जाम के अंदर आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर दे फिजिक्स के अंदर जो कभी आप लोगों ने सोचा ना हो। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश इसी उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अड्डा 24/7 स्कूल चैनल पर जुड़ने के लिए।